एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया था, वही सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लक्ष्मीकांत का बुक खोल के सिर्फ़ मेरे वॉइस को सुनते रहिएगा और आर्टिकल जो भी है कंटेंट बुक में वो देखते रहिएगा। लक्ष्मीकांत कोई भी एडिशन का होगा चलेगा। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक हमने कंप्लीट जो भी किया था, आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चेंज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके आगे क्या-क्या हुआ था देखो, स्टोरी समझो। हाउ द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ तो इफेक्ट पड़ा था। क्या हुआ था बैकग्राउंड समझो। बिफोर द चेंज, जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, तब मुस्लिम लीग के मेंबर और प्रिंसली स्टेट के रूलर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में असेंबली बनी तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। बट धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कैसे? हाँ, तो सब धीरे-धीरे क्या हुआ, सब कुछ बदलने लगा। कैसे? पहले स्टेप में समझते हैं। प्रिंसली स्टेट जॉइन किया। देखो, पहले 28 अप्रैल 1947 को 6 प्रिंसली स्टेट ने रिप्रेजेंटेटिव असेंबली को जॉइन कर लिया। कौन-कौन से पहले थे याद रखना, नाम इम्पोर्टेंट है। बड़ोदरा हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, या पटियाला हो गया, फिर रेवा हो गया, उदयपुर हो गया। ये 6 लोग थे जिन्होंने स्टार्टिंग में आके जॉइन कर लिया। ऐसे ही तुमको मैच द फॉलोइंग में दे देगा ये नाम, और तुमको मैच करने बोल देगा कि पहले कौन-कौन से स्टेट थे, या ऐसे लिस्ट दे देगा, उसमें चूज़ करना रहेगा। तो ये सब नाम याद रखना। फिर माउंटबेटन प्लान आया, जो 3 जून 1947 के बाद आया, जब पार्टीशन का डिसीजन फाइनल हुआ। तो बाकी के प्रिंसली स्टेट भी असेंबली में आ गए। क्यों? क्योंकि अब पार्टीशन होने वाला है, ये पार्टीशन होने वाला है, ये पाकिस्तान को जाएगा, ये इंडिया को जाएगा, कौन किसके असेंबली में रहेगा, तो उनको तो डिसीजन लेना ही पड़ा ना, इसलिए प्रिंसली स्टेट के मेंबर बाकी सब लोग आ गए। इवन मुस्लिम लीग के मेंबर जो इंडिया में रह रहे थे, वो भी वापस असेंबली में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि जिसको जाना था वो तो भाई पाकिस्तान के लिए पहले से रेडी हो गया था। अब जो इंडिया में रहेगा, उसको तो चूज़ करना पड़ेगा ना कि असेंबली में आके पार्टिसिपेट करे। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्ट्रक्चर और पावर 3 बड़े चेंज किया गया। पहला क्या चेंज किया गया, असेंबलीज बिकम द सॉवरेन। कैसे बताता हूँ। देखो, पहले सिर्फ असेंबली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए थी, पर अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद असेंबली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गई। मतलब वो अब अपने हिसाब से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, और अगर चाहे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को भी बदल सकती है। पहले क्या हो रहा था ना, पहले देखो ये असेंबली बन रही थी, लेकिन ये ब्रिटिश के हिसाब से ही चल रही थी। ब्रिटिश के हिसाब से चल रही थी का मतलब ये था कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि अगर समझ लो कोई ब्रिटिश रूल लगाता है, अपना नियम लगाता है, तो इन सब के ऊपर लागू होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि तब ये आया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तब ये क्या हुआ, असेंबली जो भी बना देगी, जो भी चाहे वो ब्रिटिश लॉ के हिसाब से हो या नहीं हो, वही सॉवरेन हो जाएगी, मतलब वही माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि अब ये जो असेंबली है ना, अब ये अपने आप में सॉवरेन हो गई, मतलब अपने आप में ये मतलब लॉ बना सकती है कोई भी। तो सिंपल वर्ड में क्या हुआ कि अब हम ब्रिटिश से फ्री थे, अपने देश के रूल्स हम खुद बनाएंगे, वही यहाँ पे बोल रहा। दूसरा चेंज क्या था, असेंबली इज इक्वल टू पार्लियामेंट। देखो, पहले असेंबली का काम क्या था, सिर्फ लॉ बना, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है, लॉ बनाना। दोनों इक्वल हो गए। कैसे? अब असेंबलीज में का 2 रोल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगा और लॉ भी बनाएगा, यानी लेजिस्लेचर के एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। यानी सिंपल तरीके में समझ लो, अब असेंबली एज अ पार्लियामेंट हो गई। मतलब अब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी, एक बुक भी लिखेगी और लॉ भी बनाएगी। तो ये दोनों काम अलग अलग दिन होते थे। समझ में आया? लॉ बनाना अलग काम था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अलग काम था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम होता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मीटिंग चेयर करते थे। समझ लो ये मीटिंग चल रही है, आज क्या है, आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करेंगे, तो इसको चेयर कौन करेंगे, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और तब दूसरे दिन मीटिंग होगी, दूसरे दिन तब मीटिंग होगी। अब क्या होगा, लेजिस्लेचर यानी लॉ बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसका चेयर कौन करेगा, जीबी मालवनकर करेंगे, जो लेटर लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने थे। तो तब लॉ बनाने की बात करेंगे तो जीबी मालवनकर, और द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब एक ही असेंबली मतलब ये असेंबली हमारे फ्री इंडिया का पहला पार्लियामेंट भी बन गई। पार्लियामेंट जो आज काम कर रही है ना, पहले असेंबली वही काम करने लगी थी, लेकिन जीबी मालवरकर साहब उस टाइम पे चेयर करते थे, और तब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये सिस्टम नवंबर 26 1949 तक चला, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिख के रेडी हो गया था। तो लिख के तो रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो तब तक ये सिस्टम चलता रहा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग काम था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और द लॉ बनाना। थर्ड चेंज क्या था, मुस्लिम लीग मेंबर लिफ्ट। देखो, जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का हो गया, तो पाकिस्तान के एरिया के मुस्लिम लीग मेंबर असेंबली से निकल गए।
यही थर्ड चेंज था कि जितने भी मेंबर थे, ये इंडिया था, ये पूरा इंडिया, ये पाकिस्तान हो गया और ये पूरा इंडिया हो गया, ठीक है। यहाँ के जो मेंबर थे पाकिस्तान में चले गए, तो वही बता रहा है। फिर इससे असेंबलीज के नंबर कम हो गए, जैसे टोटल मेंबर के पहले कितने थे 389, अब कितने हो गए 299। ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंस यानी जो ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करता था, पहले 296 थे, अब 229 हो गए, क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया ना। और जो प्रिंसली स्टेट थे 93 से 70 हो गए, क्योंकि प्रिंसली स्टेट कुछ ईस्ट लोकेशन पे भी, पाकिस्तान वाले लोकेशन पे भी थे। तो वही बता रहा है कि पार्टीशन होने के बाद इंडिया और पाकिस्तान का नंबर कम हो गया। ये अपडेटेड लिस्ट 31 दिसंबर 1947 को ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई। तो इन शॉर्ट में चेंज क्या हुआ, सॉवरेन असेंबली बन गई, फुल फ्रीडम टू मेक चेंज और एनी लॉ, नो ब्रिटिश कंट्रोल। लेजिस्लेचर पावर बन गई, बोथ बिकम बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर एंड द लॉ मेकर, इंडिया फर्स्ट पार्लियामेंट। मेंबरशिप चेंज हो गया, मुस्लिम लीग पाकिस्तान एरिया लेफ्ट हो गई, तो इससे नंबर 389 से 299 हो गया। अब देखो अदर फंक्शन परफॉर्म, देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का दूसरे काम, असेंबली का सिर्फ एक ही काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का नहीं था, और भी बहुत सारे काम थे। कौन कौन सा, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और कानून यानी लॉ पास करने के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम भी किए थे। पहला काम क्या था, इंडिया का कॉमनवेल्थ मेंबर, मे 1949। मे 1949 में असेंबलीज ने डिसाइड किया कि इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन का मेंबर रहेगा, लेकिन इंडिया ये भी बोला कि हम बिल्कुल फ्री और इंडिपेंडेंट देश रहेंगे, ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं रहेंगे। मतलब हम कॉमनवेल्थ में रहेंगे पर अपनी मर्जी से, किसी के कंट्रोल में नहीं। तो पहला पॉइंट यही कहता है। कॉमनवेल्थ तक था, मे 49 तक था, मे 1949 तक कॉमनवेल्थ का मेंबर था। आज़ाद कभी हो गया था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, फिर भी 49 तक था कॉमनवेल्थ का मेंबर। और सेकंड क्या था, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करना, 22 जुलाई 1947 को। कभी हुआ था, 22 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया। कैसे था, सैफरॉन था, ऑरेंज था जो करेज और सेक्रीफाइस को दिखाता है, व्हाइट क्या है, पीस और ट्रुथ को दिखाता है, ग्रीन क्या है, फेथ और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, और जो बीच का अशोका चक्र है 24 स्पोक है, ये लॉ एंड प्रोग्रेस को दिखाता है। लॉ का मतलब चेंज होता रहता है ना, तो चक्र भी चेंज होता रहता है, 1 2 3 ऐसा ऐसा करके 24 है। तो 24 का मतलब ये है कि लॉ और प्रोग्रेस दिखाता है, प्रोग्रेस का मतलब तरक्की से बढ़ते जाएगा। ये फ्लैग हमारी यूनिटी और आइडेंटिटी का सिंबल है। थर्ड क्या हो गया, नेशनल एंथम अडॉप्ट करना, 24 जनवरी 1950 को। ये सब डेट याद रखना, कभी नेशनल एंथम किया गया था, जैसा ऐसा सीक्वेंस में दे देगा, पहले क्या अडॉप्ट किया गया था, पहले क्या नहीं अडॉप्ट किया गया था, तो उसके हिसाब से तुमको बनाना पड़ेगा। फ्लैग कर दिया गया था 22 जुलाई 1947 को, तब नेशनल एंथम उसके बाद ही हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, जो नेशनल एंथम को डिक्लेयर किया गया। फोर्थ क्या गया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कर दिया 24 जनवरी 1950 को, यानी दोनों एक ही दिन अडॉप्ट किए गए थे। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम भी और नेशनल सॉन्ग भी। इस दिन वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बनाया गया। तो जनगण मन को लिखा था नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर, और नेशनल सॉन्ग को लिखा था वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। फिफ्थ क्या था, पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए 24 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कभी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को ना, 1950 को। तो इस 2 दिन पहले ही 24 जनवरी 1950 को पहले प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए गए। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट चुना गया 26 जनवरी 1950 को, रिपब्लिक डे से थोड़ा दिन पहले। क्यों 26 जनवरी को क्या था, रिपब्लिक डे था। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था, तो 24 को राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 6 पॉइंट क्या कहता है, प्रोविनेंस पार्लियामेंट के रूप में काम करना 1950 से लेके 52 तक। प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है, स्टेट होता है ना, स्टेट में एक असेंबली होती है जहाँ पे स्टेट के लॉ पास होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ असेंबली नहीं था, तो प्रोविनेंस पार्लियामेंट यानी जो प्रोविनेंस का लॉ था ना, वो भी पार्लियामेंट ही पास कर रही थी। तो वही बता रहे हैं, हमें प्रोविनेंस पार्लियामेंट के रूप में 50 से 52 तक किया था, मतलब 50 से 52 तक प्रोविनेंस पार्लियामेंट का काम किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होने के बाद भी असेंबली तुरंत खत्म नहीं हुई है, ये टेम्पररी पार्लियामेंट बन गई थी 51 से 52 के पहले इलेक्शन तक चलती रही। यानी पहला इलेक्शन तक ना, ये पार्लियामेंट मतलब जो भी असेंबली थी ना, वो खत्म नहीं हुई थी, ये एक असेंबली पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। अब ये असेंबली था, ये असेंबली अभी क्या कर रही थी, ये पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। कब तक, 51 तक, 1951 से लेके 52 तक, यानी फर्स्ट इलेक्शन तक चलती रही। तो फर्स्ट इलेक्शन कभी पूछेंगे तो कभी बताओगे, 51 से लेके 52 तक, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, देखो टोटल सेशन कितना हुआ, 11। टोटल काम करने का टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। स्टडी किए गए कॉन्स्टिट्यूशन 60 देशों से, यानी 60 देशों से स्टडी किया गया।
ड्राफ्ट डिस्कस कितने दिन का हुआ, 114 डेज। टोटल खर्चा कितने हैं, 64 लाख। उस टाइम पे सोचो 64 लाख का खर्चा आया था। लास्ट सेशन कभी था 24 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि उस दिन प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कर लिया गया और उसके 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था, इसकी वजह से। ठीक है, अब देखते हैं कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। देखो कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो इतना बड़ा काम सिर्फ एक ग्रुप में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए असेंबलीज ने अलग अलग कमेटी यानी ग्रुप बनाए। समझ में आया? देखो ये बड़ा सा असेंबली था तो ये असेंबली सब काम नहीं करेगी, ये ग्रुप बनाएगी, तो ग्रुप को ही कमेटी बोल दिया गया ताकि हर ग्रुप अपना एक स्पेसिफिक काम कर सके। इनमें से कुछ मेजर कमेटी थी, मतलब इंपॉर्टेंट काम करती थी, और कुछ माइनर कमेटी थी जो छोटे छोटे स्पेशल टॉपिक पे हैंडल करती थी। मतलब ये इतना बड़ा असेंबली है, ठीक है, इतना बड़ा असेंबलीज का जो काम है और वो अकेले असेंबली तो नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको ग्रुप में बांट दिया गया कि देखो भाई ये तुम्हारा एरिया है और ये तुम्हारा एरिया है, तुम अपने अपने एरिया में काम करो। टॉपिक बांट दिया गया, इसी को कमेटी बोला गया। तो वहाँ पे बताया गया कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसको मेजर कमेटी बताया गया, कुछ चीज़ें माइनर थी, इसको माइनर कमेटी बताया गया। तो पहले मेजर कमेटी एंड देयर चेयरमैन, याद रखना चेयरमैन के नाम वगैरह। कमेटी क्या था, देखो यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी, यहाँ पे पावर की बात हो रही है तो जवाहरलाल नेहरू को याद रखना। ये कमेटी डिसाइड करती थी कि सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर होनी चाहिए, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो यूनियन पावर कमेटी यानी यूनियन के पास कौन सा पावर रहना चाहिए, इसके चेयर कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमको लगता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और कंफ्यूज वहीं पे हो जाओगे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ये भी नेहरू जी के अंडर थी। इसका काम था सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाना, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। समझ में आया? तो यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होगा वह कैसे होगा, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, तो इसका भी कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी देख रहे थे। और प्रोविनेंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन था, सरदार वल्लभ भाई। जब भी प्रोविनेंस मतलब स्टेट की बात हो रही है ना, तो स्टेट को जोड़ने का काम सबसे ज़्यादा जो भागीदारी जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए प्रोविनेंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जब भी बात आएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करिएगा, क्योंकि प्रोविनेंस का मतलब क्या होगा, स्टेट। प्रोविन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो स्टेट के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, तो वही बता रहा है। ये डिसाइड करती थी कि स्टेट यानी प्रोविनेंस के पावर और स्ट्रक्चर क्या होंगे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो इसके चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी थे, ये सबसे फेमस कमेटी थी। इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट लिखना, यानी ये बुक है ना, तो फाइनल कुछ लिखोगे तो कुछ करेक्शन होगा, कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ेगा, यानी फाइनल जो पेपर बनेगा ना उसके चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट लिखना, जो आज हम पढ़ते हैं। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिफ्थ क्या था, एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एरिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। ये कमेटी ने इंश्योर की कि कॉन्स्टिट्यूशन सबके राइट्स और नीड्स को प्रोटेक्ट करे, और इसके सब 5 कमेटी भी थी। समझ में आया? मेन कमेटी कौन थे, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और ट्राइबल एरिया भी थे, जिसको चेयर करते सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें भी 5 सब कमेटी भी थी। 5 सब कमेटी कौन कौन से, देखो फंडामेंटल राइट और सब कमेटी कौन था, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन था, जेपी कृपलानी। सिटीजन्स के राइट्स को बेसिक राइट डिसाइड करना, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द इक्वालिटी, ये सब याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो देखो फंडामेंटल और ये सब जो फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी के राइट, ट्राइबल के राइट, ये सब देख कौन रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसके अंदर 5 सब कमेटी थी, जिसमें फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी वो जेपी कृपलानी देख रहे थे। माइनॉरिटी सब कमेटी देख कौन रहा था, माइनॉरिटी का एस.सी. मुखर्जी देख रहे थे। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज प्लस आसाम सब कमेटी का गोपीनाथ बरदोली देख रहे थे। समझ में आया? नाम याद रखना, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड अदर देन द आसाम, क्योंकि आसाम में तो ये सब आ गए जो गोपीनाथ जी देख रहे थे। उसके बाद की जो एरिया थे नॉर्थ ईस्ट में, वो ए बी ठक्कर बाकी ट्राइबल एरियाज को पॉलिसी बना रहे थे, ए बी ठक्कर जी देख रहे थे। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज में सब कमेटी थे, वो नॉर्थ वेस्ट अनलाइक द प्रेजेंट एंड पाकिस्तान के ट्राइबल के लिए वर्क करना था। तो जो नॉर्थ वेस्ट ये जो पाकिस्तान एंड राजस्थान साइड था, वहाँ पे जो एरिया था वहाँ के लिए एक कमेटी थी। तो रूल ऑफ द प्रोसीजर कमेटी कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। रूल कैसे होगा, यानी ये डिसाइड करना कि असेंबलीज की मीटिंग कैसे चलेंगी, कौन बोल सकता है, वोटिंग कैसे होगी, रूल क्या होंगे, ये सब कौन था, रूल ऑफ द प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
स्टेट कमेटी यानी स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर द नेगोशिएशन विद द स्टेट, जवाहरलाल नेहरू। अब तुम लोग यहाँ पे गलती करोगे और लिख के आ जाओगे, अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कि नेहरू थे, तो 109% 1999 लोग यही लिख के आएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू ये थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो स्टेट कमेटी यानी कमेटी फॉर द नेगोशिएशन विद द स्टेट, स्टेट कमेटी के मेंबर जवाहरलाल नेहरू थे। ये प्रिंसली स्टेट यानी रजवाड़ों के साथ बातचीत करती थी ताकि वो इंडियन यूनियन में शामिल हो जाए। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। ये सब कमेटी का काम स्मूथली चले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। डिफरेंट कमेटी थी, ये सबको कमेटी को लिंक करते थे आपस में ताकि स्मूथ चले। यानी स्टीयरिंग कमेटी चलाने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट भी थे भाई। तो टोटल 8 मेजर कमेटी थी एंड माइनर कमेटी भी थी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। अब समझ लो ये असेंबली हो गया, इसके नीचे क्या हो गया, मेजर कमेटी हो गया। अब कुछ चीज़ें ये भी अपने से नहीं करेगी तो ये कर देगी माइनर लोगों को दे देगी, माइनर कमेटी के पास दे देगी। तो ये और छोटे छोटे काम करेंगे। तो सिंपल ये देखो समरी टेबल क्या कहता है। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पटेल साहब, ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर जी, एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल एरिया पटेल जी, रूल ऑफ द प्रोसीजर, अब इसके अंदर भी 5 सब कमेटी है, याद रखना उसको। रूल ऑफ द प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, याद रखना नहीं तो कन्फ्यूजिंग होगा, या पटेल जी नहीं हैं, याद रखना स्टेट कमेटी में पटेल जी नहीं हैं। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं माइनॉरिटी कमेटी। माइनॉरिटी कमेटी को हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर कुछ कमेंट में है तो उसको प्लीज़ बताइए ताकि हम उसको करेक्शन करें आगे वीडियो के लिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। देखते रहिए मेरा चैनल द कॉन्सेप्ट रूम।